वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड चैप्टर करेंगे और ये सब जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं TWQ प्रोग्राम के तहत, जो कि आपके DDA और SSC JEE एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। TWQ प्रोग्राम के अंदर अब इसके तहत अपन थ्योरी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें थोड़े बेसिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज जो अपन चैप्टर करेंगे वो करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो जो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसका जो बेसिक ऑपरेशन है वो किन किन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और इससे रिलेटेड अपन ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें पूछे आपसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है ये देख लेते हैं अपन, जो कि DDA JEE एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यानी कि अपन देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किस प्रिंसिपल पे आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो काम करता है, और ट्रांसफॉर्मर कैसे ऑपरेट करता है, कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और क्या क्या पॉइंट्स है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मर के अंदर वो आपका पॉइंट है कि ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, इसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर क्या करता है, ये काम करता है। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत होता क्या है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आपके वाइंडिंग्स होती है। अब क्या करते हो, इस वाइंडिंग को यदि आप सप्लाई देते हो तो ये सप्लाई देने से उस वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो दूसरी वाइंडिंग को क्या करता है, लिंक करता है। इस वाइंडिंग को यदि अपन सप्लाई देते हैं बाहर से तो ये क्या करती है, अपना एक फ्लक्स बनाती है, और ये जो फ्लक्स है वो दूसरी वाइंडिंग को क्या करता है, लिंक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्या प्रेरित होता है? EMF, जिसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और ये विद्युत वाहक बल दूसरे सर्किट में अपने काम आता है। इस पर यदि अपन भार लगाते हैं तो भार लगाने पर इसमें धारा का प्रवाह होगा, और ये विद्युत वाहक बल उसमें क्या करेगा, उस भार के अंदर धारा का प्रवाह करेगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसका फ्लक्स इस वाली कोयल को क्या, इस कुंडली को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो क्या हो रहा है, आपसी प्रेरण हो रहा है, और इसका जो फ्लक्स है वो इसको लिंक करेगा। तो दोनों का आपसी क्या होता है, प्रेरण होता है, यानी कि दोनों का क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण होता है। और इस सिद्धांत पर आपका क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर काम करता है। और जो बेसिक प्रिंसिपल जो लगता है, इस पर लगता है फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपके DC मोटर में भी लग रहा था। तो इसमें कौन सा लगता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार। याद करना है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार ये क्या करता है, काम करता है। और दोनों में आपसी क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, और आपसी प्रेरण भी इसे बोल सकते हैं। यह उपकरण में कोई भी घुमावदार यानी घूर्णन वाला पार्ट नहीं होता है। ये पार्ट, कोई भी पार्ट, सब पार्ट क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ट्रांसफॉर्मर में सभी जो पार्ट होते हैं स्थिर होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्थैतिक उपकरण। स्थैतिक मतलब स्टैटिक डिवाइस। तो ये किस तरह का डिवाइस है, एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है। ये क्या करता है, यहाँ की जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, यहाँ की जो विद्युत शक्ति है, इस विद्युत शक्ति को दूसरे वाले सर्किट के अंदर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो एक सर्किट से यानी एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। तो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, विद्युत शक्ति को एक विद्युत परिपथ से दूसरे विद्युत पथ में क्या करना, स्थानांतरण करना। तो ट्रांसफ़र करने का काम करता है कौन सी पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रांसफॉर्मर। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करना, ट्रांसफ़र करना। अब ये क्या होता है, इसमें आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि यहाँ की जो वोल्टेज की आवृत्ति और करंट की आवृत्ति कितनी है, F है, तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट की आवृत्ति भी क्या होगी, F होगी। यानी दोनों साइड
दोनों साइड आवर्ती के मान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज के मान में परिवर्तन होता है। यहाँ वोल्टेज V1 I1 है तो यहाँ वोल्टेज कितना मान लेते हैं V2 I2। तो दोनों तरफ वोल्टेज और करंट क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ जो वोल्टेज और करंट की जो आवृत्ति होती है वो दोनों क्या होती है, समान होती है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन ये एक स्टैटिक उपकरण, स्टैटिक डिवाइस है। थर्ड क्या है, यह इलेक्ट्रिकल पावर को यानी विद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरण करना। तीसरा क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। इसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट यानी मैंने बताया वोल्टेज और करंट में परिवर्तन हो सकता है, उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। यदि यहाँ का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है, तो वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है। यदि यहाँ वोल्टेज आपका 200 वोल्ट है और यहाँ वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप डाउन, कम कर रहा है। तो एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को कम करता है उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब ये वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को क्या करता है, कम करता है। वोल्टेज को बढ़ाना मतलब करंट को कम करना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो बढ़ता है लेकिन करंट का मान क्या होता है, कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर करंट, वोल्टेज का मान तो कम होता है और करंट का मान बढ़ता है। तो हमेशा जो स्टेप अप स्टेप डाउन जो निर्धारण किया जाता है वो वोल्टेज के अनुसार किया जाता है। जब वोल्टेज बढ़ता है तो उसे बोलते हैं स्टेप अप, जब वोल्टेज कम होता है उसे बोलते हैं स्टेप डाउन। जब वोल्टेज बढ़ता है उस समय करंट का मान कम होता है, जब वोल्टेज कम होता है उस समय करंट का मान बढ़ जाता है, और वोल्टेज के मान पर आपका करंट का मान भी निर्भर करता है, क्योंकि दोनों तरफ V1 I1 V2 I2 दोनों का जो मान होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। V1 I1 और V2 I2 दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको याद करते हैं। यदि यह वोल्टेज को बढ़ाता है तो इसे कौन सा कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यदि यह वोल्टेज को कम करता है तो इसे कौन सा कहते हैं, स्टेप डाउन। इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों सर्किट आपस में विद्युत रूप से जुड़े हुए नहीं है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली, विद्युत रूप से पृथक। तो विद्युत रूप से कैसे हैं, पृथक है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। और इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में जुड़े होते हैं। तो आपस में जुड़े किस एनर्जी से होते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड। तो जुड़े हुए होते हैं वो किससे होते हैं, चुंबकीय रूप से युग्मित। यानी चुंबकीय रूप से तो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और इलेक्ट्रिकली दोनों क्या होते हैं, दोनों सर्किट अलग अलग होते हैं। तो याद रखना है, ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों सर्किट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। क्या दोनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, नहीं, दोनों में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। दोनों इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी विद्युत रूप से दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसमें ये क्या करता है, ये अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करता है, चुंबकीय एनर्जी में, यानी मैग्नेटिक एनर्जी में, और वो मैग्नेटिक एनर्जी वापस ट्रांसफ़र किस में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये क्या करता है, एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, स्थानांतरण का काम करता है। फिर क्या होगा, इसमें जो रख रखाव जैसे मेंटेनेंस का जो काम है वो कम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई भी घूर्णन वाला भाग नहीं होता। ये एक स्थैतिक डिवाइस है जिसके अंदर कोई भी घूर्णन वाला भाग नहीं होता। इसकी वजह से इसकी दक्षता भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका एक पार्ट क्या है, इसमें कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, और इसकी जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो भी क्या होती है, अधिक होती है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी दक्षता अधिक होती है, रख रखाव की आवश्यकता यानी मेंटेनेंस कम करनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि पावर ट्रांसफ़र, इसमें जो ये वाला जो काम है, ये वाला जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या काम आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो उसका जो काम आता है वो करते हैं अपन इम्पीडेंस मैचिंग में। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अपन क्या करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए काम करते हैं, जिससे आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए, यानी अधिकतम शक्ति के ट्रांसफ़र के लिए आपके जो इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा को क्या है, वो मैच किया जाता है। प्रतिबाधा को मैच कराकर अब ट्रांसफार्मर क्या कर देता है, आपकी जो प्रतिबाधा होती है, लोड की प्रतिबाधा होती है, वो सोर्स की प्रतिबाधा से क्या कर देता है, मैच कर देता है, जिसकी वजह से
पावर ट्रांसफ़र क्या होती है, अधिकतम होती है। अधिकतम होने से आपको जो लोड को जो पावर मिलेगी वो क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसलिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर अपन डीसी सप्लाई नहीं लगा सकते, अपन ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी सप्लाई पर ही काम करता है। यदि ट्रांसफार्मर में अपन डीसी सप्लाई लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ट्रांसफार्मर में आपको एक दो पॉइंट और भी याद रखना है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये आपका कोई ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ कुछ फेरों की संख्या होती है N1 और यहाँ फेरों की संख्या कितनी होती है N2। नंबर ऑफ टर्न कितने N1 है और यहाँ कितने N2 है। यदि मान लो क्या N2 क्या N1 से ज़्यादा है, यहाँ फेरों की संख्या अधिक है और यहाँ फेरों की संख्या कम है। जहाँ फेरों की संख्या कम होती है उसे बोलते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। और जहाँ फेरों की संख्या अधिक होती है उसे बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है जो मेनली वो कौन कौन सी होती है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। जहाँ फेरों की संख्या कम होती है वो वाइंडिंग कहलाती है लो वोल्टेज, और जहाँ फेरों की संख्या अधिक होती है उसे बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग हमेशा दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती है। प्राथमिक कुंडली कब बनती है, आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग भी प्राइमरी बन सकती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी प्राइमरी वाइंडिंग बन सकती है। जिस तरफ प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, जहां क्या कनेक्टेड हो, सोर्स जुड़ा हुआ हो। जिस वाइंडिंग पर सोर्स जुड़ा होता है यानी कि जहां सप्लाई होती है, जिस वाइंडिंग पर सप्लाई जुड़ी होती है वो वाइंडिंग कौन सी कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है, जहां लोड जुड़ा हुआ होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या जुड़ा होता है, लोड। यदि मैं सप्लाई को लो वोल्टेज पे जोड़ देता हूं तो ये वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग। यदि मैं सोर्स को हाई वोल्टेज साइड जोड़ देता हूं तो ये वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी, प्राइमरी। तो प्राइमरी वाइंडिंग आपकी लो वोल्टेज भी हो सकती है और हाई वोल्टेज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने सप्लाई कहाँ जोड़ी है। जिस तरफ अपन मैं लोड जोड़ता हूँ वो वाइंडिंग कौन सी कहलाती है, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का निर्धारण हमेशा लोड से होता है और प्राइमरी वाइंडिंग का निर्धारण हमेशा सप्लाई से होता है। और एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर में जो दो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है, LV और HV वाइंडिंग होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। यदि मैं सोर्स यहाँ जोड़ देता हूँ तो ये आपकी वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी, लो वोल्टेज। यदि मैं सोर्स को यहाँ जोड़ देता हूँ तो ये वाली वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। यदि मैं लोड जोड़ देता हूँ यहाँ पर तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी। यदि लोड यहाँ जोड़ देता हूँ तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी और प्राइमरी का निर्धारण सप्लाई और लोड से होता है, कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का निर्धारण पहले नहीं होता है। पहले जो वाइंडिंग का निर्धारण होता है वो होता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। जब नंबर ऑफ टर्न जिस वाइंडिंग के ज़्यादा होते हैं वो वाइंडिंग कहलाती है आपकी हाई वोल्टेज, और जिस वाइंडिंग के फेरों की संख्या कम होती है वो कौन सी कहलाती है, आपकी लो वोल्टेज। एन आपकी क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। अब देखो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है ये अपन देख लेते हैं। अब एक वाइंडिंग यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, एक स्रोत सप्लाई जोड़ दी, और सप्लाई कैसी होनी चाहिए, AC सप्लाई। तो ये वाली वाइंडिंग आपकी कौन सी कहलाएगी, प्राइमरी। और इस वाली वाइंडिंग पर मैं क्या जोड़ देता हूँ, आपका लोड। तो जिस पर लोड जुड़ा होता है तो वाइंडिंग कौन सी कहलाती है, सेकेंडरी। तो ये तो आपकी प्राइमरी होगी यानी कि प्राथमिक वाइंडिंग हो गई। अब ये कौन सी हो जाएगी, द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दो तरह की होती है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जब प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई से जोड़ा जाता है, यानी प्राइमरी को किससे जोड़ दिया, AC सप्लाई से। तो प्राइमरी वाइंडिंग में AC करंट, तो कौन सा करंट जाएगा यहाँ पर, AC करंट जाएगा। एक करंट फ्लो करता है, AC करंट प्रवाहित, तो यह करंट फ्लक्स फाई एम्प, ये करंट, ये इस वजह से क्या होगा, इस जब कुंडली से करंट जाएगी तो ये क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी।
और ये फ्लक्स कितना होगा, फाई एम होगा। अब फाई एम फ्लक्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। प्राथमिक साइड कितना होता है E1 और द्वितीयक साइड विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है E2। इस फ्लक्स की वजह से दोनों तरफ क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर यदि मैं भार को जोड़ देता हूँ, अब मैं भार को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब भार को जोड़ दूंगा तो यह क्या होगा, द्वितीयक साइड भी क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा I2। द्वितीयक साइड कौन सा धारा प्रवाह होगा, I2 करंट का प्रवाह होगा, और यह भी अपना एक फ्लक्स बनाएगी, और वो फ्लक्स भी प्राइमरी और द्वितीयक वाइंडिंग को करेगा, और उस फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, फाई 2। और इसकी दिशा कैसी होगी, उल्टी होगी। ये मेन फ्लक्स को क्या करेगा, विरोध करेगा। जो मेन फ्लक्स था उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ये I2 से फाई 2 आएगा, फाई 2 फ्लक्स आएगा, और फाई 2 फ्लक्स फाई एम का क्या करेगा, विरोध करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, यह अतिरिक्त धारा का लेगा, और वो जो अतिरिक्त धारा लेगा वो कितनी लेगा, I2 डैश। I2 डैश लेने से यह भी अपना एक फ्लक्स बनाएगी, और वो फ्लक्स कितना बनाएगी, फाई 2 डैश। फाई 2 डैश और फाई 2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, समान होगा। इसलिए जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो अधिकतम फ्लक्स का मान रहता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। आपको याद क्या रखना है पॉइंट, जो ट्रांसफार्मर होता है में अधिकतम जो फ्लक्स होता है वह नियत रहता है, यह लोड पर निर्भर नहीं करता है। अधिकतम फ्लक्स मतलब फाई एम, जो वो क्या होता है, वो क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, और यह लोड पर निर्भर नहीं करता है। वैसे जो टोटल फ्लक्स होता है उसको लिखते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी। जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स वो टाइम के साथ वेरी करता है। फ्लक्स टाइम के साथ परिवर्तित होता है। ये जो फ्लक्स है वो तो नियत है, लेकिन ये जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ परिवर्तित होता है। देखो ओमेगा साइन ओमेगा टी आ रहा है, यानी कि ये जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये दो पॉइंट है वो जो आपको याद रखना है। तो देखो, जब प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, एसी सप्लाई से जोड़ा तो प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट प्रवाहित हुई, ठीक है। यह करंट फ्लक्स फाई एम पैदा करती है, ठीक है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ E1 E2 क्या कर दिया, उसने प्रेरित कर दिया। द्वितीयक परिपथ में लोड करंट I2 प्रवाह के कारण ये I2 का प्रवाह कर दिया लोड करंट का। अपोजिट में अपना स्वयं का फ्लक्स ये क्या करेगी, अपोजिट में एक फ्लक्स फाई 2 पैदा करेगी, और इसके कारण प्राथमिक से एक अतिरिक्त करंट I2 डैश को लेगा वो, और I2 डैश लेने से क्या होगा, वह अपना फ्लक्स फाई 2 डैश बनाएगा। I2 डैश अपना फ्लक्स फाई 2 डैश बनाएगी, और फाई 2 डैश फाई 2 के प्रभाव को क्या कर देती, उसका प्रभाव को नगण्य कर देगी। इसलिए जो कोर में टोटल फ्लक्स रहता है वो कितना रहता है, फाई एम। तो कोर का जो अधिकतम फ्लक्स रहता है वो कितना रहता है, फाई एम, और वो क्या रहता है, नियत रहता है, वो लोड पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो कोर फ्लक्स होता है वो लोड पर निर्भर नहीं करता है। यही कारण है कि आयरन लॉसेज लोड पर निर्भर नहीं होते हैं। तो कौन से लॉसेज होते हैं जो लोड पर निर्भर नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, ये क्वेश्चन आ गया तो आपको बताना है। जो आयरन लॉसेज होते हैं वो ट्रांसफार्मर में लोड पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन आयरन लॉसेज लो क्षति जो होती है और जो कॉपर क्षति यानी ताम्र क्षति होती है वो लोड पर निर्भर करती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। तो एक ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर की जो आपने जो ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाई थी, वो जो कोर है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए। अब ये देखेंगे, इसका जो रिलेक्टेंस होता है, प्रतिष्ठम जो होता है, रिलेक्टेंस को बोलते हैं प्रतिष्ठम। इसका रिलेक्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो कोर होती है उसका रिलेक्टेंस क्या होना चाहिए, कम। दूसरा जो पॉइंट है, इसकी जो पारगम्यता है या परमिबिलिटी है,
जिसे अपन म्यू आर बोलते हैं, रिलेटिव परमिट, वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसमें 4% सिलिकॉन मिलाते हैं, 4% तक क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन, ताकि ये क्या बन सके, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन होने से क्या होंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। दूसरा क्या हो जाता है, ये पतली पतली शीट का बनाया जाता है, लेमिनेटेड थिन शीट का। शीट क्या होती है, पतली पतली शीट को मिलाकर ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है। तो लेमिनेटेड थिन शीट का बनाया जाता है, जिससे क्या हो, बवर धाराएं, क्षति क्या हो, कम हो, एडी करंट लॉसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो दोनों ही लॉसेस को कम करने के लिए इसमें सिलिका मिलाया जाता है और साथ में लेमिनेटेड थिन शीट का बनाया जाता है, ताकि ये दोनों लॉसेस, कौन से लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस को कम किया जा सके। आयरन लॉसेस को कम करने के लिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का बनाया जाता है, जिसका प्रतिष्ठम यानी रिलेक्टेंस कम रखा जाता है और पारगम्यता क्या रखी जाती है, अधिक। इस पारगम्यता अधिक होने से और रिलेक्टेंस कम होने से क्या होगा कि इसमें से ज़्यादा फ्लक्स यहाँ से पास होगा, जितना वो एयर के थ्रू फ्लक्स जो जा रहा था, यहाँ जो कोयल लगा रखी थी मैंने, इस कोयल का जो फ्लक्स है वो हमेशा कोर के थ्रू ही जाएगा यदि इसकी पारगम्यता अधिक होगी। वो जो लीकेज फ्लक्स जो जा रहा था यहाँ से यहाँ तक, वो लीकेज फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, देखो एक ट्रांसफार्मर में किसका ऐड किया, सिलिकॉन स्टील, 4% क्या मिलाया जाता है, सिलिकॉन मिलाई जाती है। सिलिकॉन मिलाने का मेन उद्देश्य क्या करना है, इस लोहे को क्या बनाना, नरम बनाना। नरम बनाना मतलब सॉफ्ट बनाने के लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए इसको क्या किया जाता है, सिलिका ऐड की जाती है आयरन के अंदर, जिससे इसका रिलेक्टेंस जो होता है वो क्या रखा जाता है, कम, यानी प्रतिष्ठम का मान क्या रखा जाता है, कम, और नरम लोहे यानी कि सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है। और क्या किया जाता है, लेमिनेशन किया, लेमिनेटेड, और जिसकी थिकनेस कितनी रखी जाती है, 0.35 mm। थिन लेमिनेटेड शीट की बनाई, यानी पतली पतली शीट की बनाई जाती है ट्रांसफार्मर कोर, और उस पतली पतली शीट की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.35 mm। किस ऑपरेशन के लिए, 50 हर्ट्ज वाले ऑपरेशन के लिए। जो सप्लाई से जुड़ी होती है, जो वाइंडिंग सप्लाई से जुड़ी होती है उसे कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। और जो लोड से जुड़ी होती है उस वाइंडिंग को अपन क्या बोलते हैं, यानी सप्लाई से जुड़ी होती है उसे बोलेंगे प्राइमरी, और जो लोड से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और वाइंडिंग जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तांबे की। तो वाइंडिंग हमेशा किसकी बनाते हैं अपन, तांबे की बनाते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज क्या डीसी पे काम करता है, नहीं। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे, यदि ट्रांसफार्मर पे डीसी लगाएंगे तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, यानी जिस तरफ सप्लाई होगी वो साइड वाली वाइंडिंग जल जाएगी, और जहाँ सप्लाई होती है उस वाइंडिंग को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। यह एसी को डीसी में बदलता है, नहीं, यह सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। एसी को एसी में रखता है, लेकिन एक विद्युत परिपथ से दूसरे विद्युत में क्या कर देता है, वो पावर को ट्रांसफर कर देता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज सही है, ये एसी वोल्टेज को स्टेप अप भी करता है और स्टेप डाउन भी करता है। चेंजेस डीसी टू एसी, नहीं, ये डीसी पे तो काम ही नहीं करेगा। तो जो एसी को डीसी में बदलता है उसे बोलते हैं अपन इन्वर्टर, नहीं रेक्टिफायर। जो एसी को डीसी में बदलता है उसे अपन बोलते हैं रेक्टिफायर, और जो डीसी को एसी में बदलता है उसे अपन बोलते हैं इन्वर्टर। ये काम कौन करता है, इन्वर्टर, और ये काम कौन करेगा, रेक्टिफायर। और स्टेप अप स्टेप डीसी वोल्टेज, और ये काम कौन करेगा, आपका चॉपर। तो वो काम कौन करता है, आपका चॉपर। और एसी वोल्टेज को स्टेप अप, तो ये काम कौन करता है, आपका ट्रांसफार्मर। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आगे 4 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स मुख्य रूप से निर्भर करता है। कोर फ्लक्स जो होती है, जो फ्लक्स होती है, वो हमेशा निर्भर करती है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर। क्योंकि जो फ्लक्स होती है
वो जो इक्वेशन होती है ई की वो कितनी होती है 4.44 φm f इंटू N1। E1 का मान होता है और E2 का मान क्या होता है 4.44 φm f इंटू N2। दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है समान, यानी जो कोर की जो फ्लक्स है ये 4.44 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, तो ये फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, ये आपका क्या हो गया वोल्टेज और ये आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पर क्या करते हैं, ये निर्भर करते हैं। और जो रेशियो होता है A1/A2 का वो क्या होता है N1/N2 और वो किसके बराबर होता है V1/V2 भी बोल सकते हो, प्राइमरी साइड वोल्टेज सेकेंडरी साइड वोल्टेज, और वो जो होता है वो होता है I2/I1। ये कि यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको प्राइमरी साइड वोल्टेज दे रखा होगा, सेकेंडरी साइड वोल्टेज दे रखा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होंगे, तो आपको करंट का रेशियो भी पूछा जा सकता है। N1/N2 को बोलते हैं टर्न रेशियो और N2/N1 को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो जो कोर फ्लक्स है जो निर्भर किस पे करेगा, सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पर निर्भर करता है। लोड पर निर्भर, जो FIM है वो कभी भी लोड पर निर्भर नहीं करता है। मैंने अभी बताया था वो हमेशा FIM है वो कभी भी लोड के साथ परिवर्तित नहीं होगा। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग, जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कौन सी हो सकती है, लो वोल्टेज होती है हाई वोल्टेज, वो लो वोल्टेज भी हो सकती है या फिर हाई वोल्टेज भी हो सकती है। यदि मैं सप्लाई को लो वोल्टेज साइड जोड़ता हूँ तो आपकी लो वोल्टेज साइड प्राथमिक वाइंडिंग हो जाएगी। यदि मैं सप्लाई को हाई वोल्टेज साइड जोड़ता हूँ तो हाई वोल्टेज साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, प्राथमिक कुंडली हो जाएगी। तो जो प्राथमिक वाइंडिंग है वो आपकी लो वोल्टेज भी हो सकती है और हाई वोल्टेज भी हो सकती है। तो दोनों ही तरह की आपकी प्राथमिक वाइंडिंग हो सकती है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किस में दी जाती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा किस में दी जाती है, KVA के अंदर। कभी भी किलोवाट, KVAR और HP के अंदर ट्रांसफार्मर की रेटिंग नहीं होती। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा किस में होती है, KVA के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि जो वोल्टेज पर और करंट, तो रेटेड वोल्टेज होता है, एक तो क्या होता है रेटेड वोल्टेज और एक होती है रेटेड करंट। वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं आयरन लॉसेस और करंट पे डिपेंड करते हैं इसके कॉपर लॉसेस। रेटेड करंट पर कौन से होंगे, रेटेड कॉपर लॉसेस, और रेटेड वोल्टेज पर आयरन लॉसेस निर्भर करते हैं। इसलिए इसकी रेटिंग VI यानी कि वोल्ट एम्पियर में दी जाती है। और जब किलो वोल्ट एम्पियर मोस्टली जो होती है वो किस में होती है, KVA के अंदर होती है। ट्रांसफार्मर कोर का उद्देश्य प्रदान, कोर का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कोर जो होती है वो किसकी बनी होती है, एक तो मैंने बताया था इसका रिलेक्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, यानी पारगम्यता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो दो चीज़ तो आपको मैंने ये बताई थी। तो इसमें क्या होना चाहिए, लो रिलेक्टेंस पाथ, हाई इंडक्टिव पाथ नहीं, हाई कैपेसिटी पाथ नहीं, हाई रिलेक्टेंस पाथ नहीं, तो क्या होना चाहिए, लो रिलेक्टेंस पाथ। तो ये आपका पार्ट हो गया बेसिक, जो बेसिक ऑपरेशन से हो गया, बेसिक प्रिंसिपल से आपका हो गया। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। और वो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। क्या आवर्ती में परिवर्तन होता है, नहीं होता है, आवर्ती दोनों तरफ क्या रहती है, समान रहती है। तो ये आपका पार्ट हो गया चैप्टर 1 जो कि आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड था। थैंक यू।